वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में आज हम लोग मोडेलिटी के बारे में बात करेंगे, खास करके दो पर्टिकुलर मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक है कैन और दूसरा है कुड। मॉडल ऑक्सिलरी कई तरह के होते हैं, कई होते हैं अंग्रेजी में, और उन सब का प्रयोग हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। उनका प्रयोग जानकर, उनके प्रयोग करने के तरीके को समझकर हम अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में बोलना और लिखना बिना गलती किए हुए बहुत ही जरूरी है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए हम इन सारी चीजों पर एक एक करके आपका ध्यान लाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप इनको सुनिए, समझिए, और हम हर बार कुछ न कुछ एक्सरसाइजेस देंगे आपको करने के लिए। आप उन एक्सरसाइजेस को भी कीजिए। एक्सरसाइज करने से फायदा यह होगा कि जो आप सुनकर समझते हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको दिखेगा, और उस तरह के एक्सरसाइज से आप सीख सकते हैं, और उस तरह के और भी एक्सरसाइजेज आप अपने आप कर सकते हैं। तो आइए हम आपका ध्यान दिलाते हैं कुछ चीजों के ऊपर। इस स्लाइड पर कई तरह की चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज हम इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों मॉडल्स कहे जाते हैं। ये दोनों ही मॉडल्स कहे जाते हैं। अंग्रेजी में मॉडल का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहते हैं कि जब भी हम मॉडल और मोडेलिटी की बात करते हैं तो इसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। लेकिन हम आपका ध्यान इस बात पर भी लाना चाहते हैं कि वर्ब्स ये नहीं है, इनको ऑक्सिलियरीज कहा जाता है। मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो वर्ब और ऑक्सिलरी के बीच में अंतर क्या होता है? वर्ब किसी एक्शन के बारे में बताता है और ऑक्सिलरी डिफरेंट ग्रामेटिकल फीचर्स को दिखाता है। जैसे ये वाले दोनों ऑक्सिलरीज मोडेलिटी को दिखाएंगे। मोडेलिटी का मतलब क्या होता है आप ये भी समझिए। हम जब कभी भी मोडेलिटी का ये प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम कुछ चीजों को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। उसमें से सबसे प्रमुख होता है लाइकलीहुड, मतलब पॉसिबिलिटी। किसी चीज के होने की संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी को हम लाइकलीहुड कहते हैं। और इस बात को जो शब्द दिखाता है उसको हम मॉडल कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को मोडेलिटी कहते हैं। इसलिए ये आमतौर पर आप इसके बारे में सुनेंगे कि ये मॉडल वर्ब्स हैं। हमने भी इसलिए ये यहां लिखा है मॉडल वर्ब्स, पहले स्लाइड पर भी लिखा था, क्योंकि यही टर्म यूज होता है ग्रामर में, यही टर्म लोग बार बार बोलेंगे। लेकिन आपके समझने के लिए हम आपको ये बताएं कि ये है मॉडल ऑक्सिलियरीज, और उसमें से हम दो के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक आपने मोडेलिटी के बारे में समझा। मोडेलिटी लाइकलीहुड होता है, और जो आइटम्स, जो वर्ड्स मोडेलिटी को दर्शाते हैं उन्हें हम मॉडल्स कहते हैं, और वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें से हम आज दो के बारे में चर्चा करेंगे, और ये सारे के सारे ऑक्सिलरी होते हैं, वर्ब्स नहीं होते। कुछ एग्जांपल्स आप देखिए
जैसे कैन, मे, मस्ट, शैल, विल, कुड, माइट, ये सारे ही के सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अगर आप तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप मॉडल और मोडालिटी का मतलब समझ चुके हैं और हम कैन, कुड, माइट, मे, इन सारे वर्ड्स को मॉडल ऑक्सिलरी क्यों कहते हैं और मॉडल वर्ब क्यों नहीं कहते हैं, आप ये भी समझते हैं। आप याद कीजिए कि आपने इस वर्ड को पहले भी कहीं सुना है, मतलब ऑक्सिलरीज। आमतौर पर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरीज अलग होते हैं और वर्ब्स अलग होते हैं। इसको हम कुछ ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इनके लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खासकर इस कॉन्सेप्ट को समझें। ऑक्सिलरीज अलग होते हैं और वर्ब्स अलग होते हैं। वर्ब्स एक्शन के बारे में बताते हैं और ऑक्सिलरीज ग्रामेटिकल एलिमेंट्स होते हैं। मतलब इसमें हम मॉडलिटी की बात करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं। एक जगह ऐसा होता है जहां ऑक्सिलरी टेंस के बारे में यूज होता है, जैसे जब हम यूज करते हैं इज, आर और वॉज, वर। आपने ये जरूर सुना होगा। इन चीजों को हम टेंस ऑक्सिलरी कहते हैं। ये पहले वाले प्रेजेंट टेंस में है और दूसरे वाले पास्ट टेंस के ऑक्सिलरीज हैं। ये वर्ब्स नहीं है, ऑक्सिलरीज हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इसीलिए हम इन वर्ड्स का म्यूचुअल एक्सचेंज करके भी बोलते हैं, इसीलिए लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। हमारी कोशिश अभी ये है कि हम आपको ये बता सकें कि ऑक्सिलरीज अलग होते हैं और वर्ब्स अलग होते हैं। ऑक्सिलरीज दो तरह के होते हैं। एक टेंस ऑक्सिलरी होता है जो इस तरह से इज, आर, वॉज, वेयर, और दूसरे ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं जो पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड के बारे में बताते हैं और वो टेंस के बारे में नहीं बताते हैं। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी का टेंस के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इतनी बात जान करके आप अपने ऑक्सिलरी और वर्ब और मॉडल्स और मोडालिटी के बारे में समझ को अच्छा कर लें। एक बार जब आपकी ये समझ क्लियर हो जाएगी तो आप इसका यूज करना सीख जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसके यूज के बारे में बताते हैं। फिर से इस स्लाइड को देखिए। कैन और कुड मॉडल। अब आप समझ सकते हैं कि हमने वर्ब क्यों लिखा था यहां पर और ये ऑक्सिलरी क्यों है। मॉडल वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल मोडालिटी को इंडिकेट करने के लिए होता है, जिसका मतलब लाइकलीहुड होता है। और ये कई तरह के लाइकलीहुड, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशंस और एडवाइस, इन सारे चीजों को इंडिकेट करने के लिए मोडालिटी का यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है। जिन दो ऑक्सिलरी के बारे में हमने बात की, कैन और कुड, इनका कभी कभी सेम मीनिंग भी होता है, लेकिन दो अलग अलग वर्ड हैं तो उनकी दो डिफरेंट मीनिंग भी तो होंगे जरूर। आइए हम इनके यूज के बारे में अब बात करें। तो यहां देखिए, यहां हम एबिलिटी के सेंस में कैन का यूज कर रहे हैं। आई कैन प्ले टेनिस। जब कोई ऐसा बोलता है आई कैन प्ले टेनिस, ही कैन स्विम, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां जो ये वर्ड है, ये दोनों स्विमिंग करने की क्षमता और टेनिस खेलने की क्षमता को दिखाता है। इसलिए इसको हम एबिलिटी को इंडिकेट करने वाला ऑक्सिलरी बोलते हैं, एबिलिटी को इंडिकेट करने वाला मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। इससे ज्यादा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, कैन का इस्तेमाल
ऑक्सिलरी की तरह होता है जो एबिलिटी को दर्शाता है। बस आप कई एग्जाम्पल, हमने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए, आप कई सारे और एग्जाम्पल्स दे करके देखिए कि उन सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि नहीं। और जब आप उसको नोट करेंगे पढ़ते समय, लिखते समय, तो ये आपके पास हमेशा के लिए रहेगा और आप उस कॉन्टेक्स्ट में सही ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे और आप कभी गलती नहीं करेंगे। कुड को देखिए, इसका भी सेंस एबिलिटी के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी अलग बात होती है, वो आप देखिए। आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो यहां पर हमने ब्रैकेट में प्रेजेंट और पास्ट दिया है, इसका मतलब टेंस से नहीं है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग से है। आई कुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो इसमें हम ये बताते हैं कि हिंदी में इसका मतलब हुआ कि मैं टेनिस खेल सकता था जब मैं स्कूल में था। तो यहां भी ये एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन चूंकि हम पीछे के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका सेंस अलग है, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, मतलब पास्ट टेंस को नहीं दिखाता है। ये वाला पास्ट टेंस को दिखाता है, व्हेन आई वाज इन स्कूल। और इसी से ऐसा लगता है कि इसका भी मतलब, कुड का मतलब पास्ट है। ही कुड बीट एनीवन इन स्विमिंग इन हिज प्राइम। अब आप देखिए, मतलब पहले के दिनों में जब वो काफी स्वस्थ थे, ही कुड बीट एनीवन इन स्विमिंग, मतलब वो, जब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा स्विमिंग करते थे, इसलिए वो किसी को भी पीछा छोड़ सकते थे। तो फिर से वही बात है कि कुड इस एबिलिटी को दिखाता है, मतलब स्विमिंग करने की क्षमता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन चूंकि ये हम पास्ट की बात है इसलिए ये पास्ट जैसा लगता है। कंक्लूजन क्या है इस, यहां से कैन और कुड दोनों ही ऑक्सिलरी का इस्तेमाल एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए कि कहां पर वो नहीं किया जा सकता। द बस कुड बी लेट, यहां पर ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, एबिलिटी को नहीं, इसलिए यहां पर कैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। वी कैन नॉट से द बस कैन बी लेट। अगर हम ऐसा बोलेंगे बस कैन बी लेट, तो इसका मतलब है कि हम एबिलिटी की, बस की देर से आने की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की नहीं। लेकिन द बस कुड बी लेट, तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। इफ यू डोंट स्टडी देन यू कुड फेल द एग्जाम। ये किसी चीज को न करने की वजह से क्या पॉसिबिलिटी इमर्ज हो सकती है उसके बारे में बात है, इसीलिए इसमें फ्यूचर का सेंस दिखता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका टेंस से लेना देना नहीं है, ये टेंस नहीं है, टेंस मार्कर नहीं है, लेकिन ऐसा भाव प्रकट होता है क्योंकि हम, आप जब पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां से ये निकल के आता है कि इसका असर भविष्य में होगा। इफ यू डोंट स्टडी वेल, इफ यू डोंट स्टडी मतलब अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं, बस इतना इतना मतलब है इसका। तो इसलिए ये फेल होना एक पॉसिबिलिटी है और ये हुआ नहीं है, तो हम बस इसी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए कुड का यूज करते हैं। बस इतनी सी बात आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसको देखिए, यहां पर कैन का भी यूज हम जनरल पॉसिबिलिटी के रूप में कर सकते हैं। यू कैन फॉल सिक इफ यू गेट ड्रेंच्ड इन रेन। आप बीमार पड़ सकते हैं अगर आप बारिश में भीग जाएं तो, या इसमें कैन का यूज हो रहा है जनरल पॉसिबिलिटी के तौर पर, मतलब ये एक जनरल एडवाइस है, किसी को भी दे सकते हैं। लिविंग इन न्यूयॉर्क कैन कॉस्ट अ फॉर्च्यून, मतलब लिविंग इन न्यूयॉर्क का मतलब क्या हुआ, न्यूयॉर्क में रहना बहुत खर्चीला हो सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट एक जेनेरिक सेंस में पॉसिबिलिटी है। कैन और कुड का यूज हम पोलाइट एक्सप्रेशंस के रूप में भी करते हैं। कुड का यूज हम सजेशन देने के दौरान करते हैं, जैसे वी कुड ट्राई थाई फूड दिस टाइम। लुक एट इट केयरफुली, प्लीज रीड इट केयरफुली
and then you will understand and get the sense of how it is helping making suggestions. We can try Thai food this time. जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई आप दबाव नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन एक जनरल सजेशन की बात कर रहे हैं। आप एक ग्रुप में लोगों को बताना चाहते हैं कि हमको आज थाई खाना खाना चाहिए, तो इस सेंस में ये हम सजेशन दे रहे हैं। We could ask the teacher to postpone the exam. टीचर से बात करने की पॉसिबिलिटी की सजेशन का भाव है यहां पर। मतलब हम टीचर से कह सकते हैं कि एग्जाम को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए। ऐसा यहां से मतलब निकलता है। ये दोनों एग्जाम्पल सजेशन वाले हो गए। अब रिक्वेस्ट के सेंस में देखिए, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज और कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। जब ये रिक्वेस्ट की बात आती है तो हम दोनों ही का यूज कर सकते हैं। Could I speak to Viaga please? Can I speak to Viaga please? ये देखिए, यहां भी हम दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान में रखने की बात यह है कि जब हम could का इस्तेमाल करते हैं तो पोलाइटनेस की डिग्री में भी could ज्यादा पोलाइट माना जाता है और can कम पोलाइट माना जाता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके, जैसे सजेशंस के तौर पर समय में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट के लिए क्या बोलते हैं, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए मतलब कैन और कुड दोनों का, लेकिन कुड का इस्तेमाल हायर डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट के लिए होता है और कैन उससे थोड़ा कम है। इन सारी बातों की बस जानकारी मात्र आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा और उससे आप इतने को ध्यान में रख करके उस कॉन्फिडेंस के आधार पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और आपकी अंग्रेजी में बहुत बहुत बड़ा सुधार आएगा। आप देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे मेकिंग ऑफर्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, ये क्वेश्चन है, ये परमिशन भी हो सकता है, लेकिन इसके थ्रू आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं। तो उस समय में जब आप किसी को मदद करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, तो उस समय किस तरह से हम मॉडलिटी का यूज करते हैं ये देखिए। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक। ध्यान रखिए, कैन और कुड में वही अंतर है कि एक थोड़ा ज्यादा पोलाइट है, दूसरा थोड़ा कम पोलाइट है, लेकिन ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम ऑफर दे रहे हैं किसी को। कैन आई हेल्प यू विद दैट मैडम। फिर से वही बात आती है, इसी चीज को ध्यान से देखिएगा तो ये परमिशन के तौर पर भी आता है। कैन आई बोरो योर नोट्स प्लीज, कैन आई बोरो ए पेन फ्रॉम यू। तो जब आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं उससे कुछ मांग रहे हैं डायरेक्टली तो वो रिक्वेस्ट हुआ, लेकिन अगर आप उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वही चीज ऑफर के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर से वही बारीक डिस्टिंक्शन कि ये पोलाइटनेस एक्सप्रेशन ऑफर्स और परमिशन के सेंस में कैसे यूज हुआ। बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इस एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, एक माँ और बेटी के बीच का ये कॉन्वर्सेशन है। मॉम, द फोन इज रिंगिंग। द डॉटर बोलती है, मॉम द फोन इज रिंगिंग। मॉम बोलती है, यू आंसर इट। तो अब आप ध्यान से सोचिए अपनी समझ के आधार पर कि यहां पर क्या होना चाहिए, कैन या कुड। यहां पर इट बी ए प्रोपेगेंडा, इट बी ग्रैंडपा, मतलब ये ग्रैंडपा का फोन हो सकता है। तो यहां पर कैन और कुड क्या डालेंगे, आप बिल्कुल रुक करके सोच करके इसके जितने खाली स्थान हैं उनको भरने की कोशिश कीजिए। आपने कितना समझा, कैसे समझा, इसकी जानकारी, इसका अनुमान आपको क्लियर हो जाएगा और उसी तरह से तब आगे बढ़िए और ये देखिए हमारा आंसर देखिए कि कहां पर क्या आएगा।
अब इस आंसर को देख करके भी आप फिर से वापस जाकर सोचने की कोशिश कीजिए कि जहां पर कैन का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, जहां पर कुड का यूज किया गया है, क्यों किया गया है। इस तरह के एक्सरसाइजेस से आप इस दो मॉडल ऑक्सिलरी को अच्छी तरह से आत्मसात करते हुए इनके यूज को समझ सकते हैं। आई होप दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन to these two simple and most often used modal auxiliaries become clearer to you, and they become helpful for you in speaking and retaining that capacity for the purpose of writing as well. See you next time. Thank you so much.